Good morning students, I am SP sir. Welcome to you all in our YouTube channel Study Warriors Academy. हम आपके लिए लेकर आते हैं कंपटीशन तैयारी करने के लिए वीडियोस, स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स, लाइफ स्किल डेवलपमेंट, मोटिवेशनल टिप्स और बहुत सारे चीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम जानेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जो घटनाएं हुई थी, जो प्रोसेसेस हुए थे, तो जो इवेंट्स और प्रोसेसेस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे विस्तार रूप से। तो जुड़ी रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो अपडेट्स हम आपके लिए लाएंगे वो आप तक लगातार पहुंचता रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। So today's topic is फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहने का मतलब फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ये बात तब की है 14 जुलाई 1789 की बात है, ठीक है ना। उस समय पेरिस यानी फ्रांस के जो पेरिस नगर में एक बहुत आतंक का माहौल था। बहुत ही लोग परेशान थे, लोगों में आतंक फैला हुआ था। और वहाँ का जो सम्राट था उन्होंने सेना को शहर में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। और लोगों में अफवाह फैल गई कि वह सेना अब लोगों पर गोलियां चलाने वाला है। और 7000 के लगभग मेन एंड वुमेन टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने जनसेना को इकट्ठा किया, हथियारों की खोज में हुए, अनेक सरकारी भवनों में जबरदस्ती घुस गए। और अंत में हजारों लोग एक समूह में पेरिस के नगर के पूरी भाग की ओर चले गए और बास्टिल जो किला है, वहाँ का बस्टाइल जो किला है, वहाँ का जेल को तोड़ दिया और वहाँ से बड़ी मात्रा में गोला बारूद निकाले, ठीक है, हथियारों को कब्जा किए और वहाँ के जो कैदी थे उनको छुड़ा दिया। उस समय का सम्राट जो था वो बहुत ही निरंकुश था और उसका सरकार जो था, अपना जो निरंकुश सरकार था, वो अपना शक्तियों को बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभावित करता था, बहुत ज़्यादा लोगों को सताता था। लोग उसके कारण उसको घृणा करते थे और इसी घृणा कारण उन लोगों ने जो भी किला था उनका, उसको भी ढा दिया और अवशेषों को बाजारों में बेच दिया। कोई तो अपना उसको संजोकर स्मृति चिन्ह के रूप में उसको घर में संजोकर रख रहे थे, ठीक है ना। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में सेना और नागरिकों के बीच कई संघर्ष हुए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और लेकिन कुछ लोगों को इसका पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम आज चर्चा करेंगे हमारे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज द रिमार्केबल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल प्रिजन ऑन 14 जुलाई 1789 mark the beginning of the French Revolution। The 14 जुलाई 1789 जो है, इसको हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बिगिनिंग कह सकते हैं हम लोग। उस समय लोग जो थे, बहुत सारे लोग बस्टाइल का जो प्रिजन था वहाँ पर उसको स्टॉर्म कर दिया, उसको ढा दिया, उसको हमला कर दिया और वहाँ से जो जितने भी कैदी थे उसको वहाँ से निकाल दिए। तो ये लगभग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक शुरुआत है। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 14 जुलाई 1789 में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे रीजन क्या था, इसको जानना बहुत जरूरी है। पहला रीजन था इनइक्वालिटी इन फ्रेंच सोसाइटी। तो फ्रेंच का जो सोसाइटी था उसमें जो लोग थे उनके बीच में समानता नहीं थी, इनइक्वालिटी थी। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट कहलाता था आपका क्लर्जीमैन, सेकंड स्टेट नोबल्स एंड थर्ड स्टेट कॉमन पीपल, जिसमें ज़्यादातर लोग पीजेंट्स लोग थे। तब हम जानते हैं आगे क्लर्जीमैन क्या है, नोबल्स क्या थे और कॉमन पीपल कैसे थे, कितने कितने भागों में बटे हुए थे और क्या क्या इनका स्टेटस था समाज में, ठीक है। पीजेंट्स जो थे और 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन का 90% जो थे वो पीजेंट्स थे। 60% ऑफ द लैंड was owned by the members of the first 2 states। फर्स्ट 2 स्टेट मतलब आपका नोबल स्टेट और क्लर्जीमैन, ये 2 स्टेट जो थे उसमें के जाने माने और बड़े घराने के लोग थे इसमें, ठीक है ना। उसमें जो भी लैंड होता था, जो भी जमीन होता था, उसका मालिक क्लर्जीमैन होते थे या तो नोबल्स होते थे। बाकी जो पीजेंट्स जो होते थे वो गरीब
वर्ग के होते थे। One of the many reasons why the revolution broke out was because only the members of the third estate paid taxes to the state. The members of the first and second estate were exempted from paying or any taxes to the king. कहने का मतलब मेन रीजन ये भी हो सकता है कि जो टैक्स पे करते थे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग नहीं करते थे, मतलब क्लेर्जीमैन और नोबल्स, इस ग्रुप में जितने भी लोग थे वो नहीं करते थे। टैक्स पे कौन करते थे? जो थर्ड स्टेट में जो थे, पीजेंट्स लोग जो थे। अब पीजेंट्स के साथ साथ कुछ वर्कर्स लोग थे, कुछ लेबरर्स लोग थे, ठीक है, कुछ ऑफिशियल्स लोग थे, कुछ एजुकेटेड लोग थे, ये आपका थर्ड स्टेट में थे। और थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे और ये बहुत बड़ा एक विवाद का कारण था उस समय। The nobility and the clergy enjoyed many privileges in French society. जो नोबिलिटी वाले जो लोग थे, नोबिलिटी ग्रुप के जो लोग थे और क्लेर्जी मैन जो थे, ये फ्रेंच सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे मतलब फायदे हैं, बहुत सारे ऐसे सुविधाएं, फ़ायदा कहेंगे हम तो, मतलब सारा एंजॉयमेंट जितना भी सुख सुविधाओं का जो एक मतलब था वो सब क्लेर्जी मैन और नोबिलिटी लोग ही उसका लुत्फ उठाते थे। बाकी जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता था, या तो सरकारी फ़ायदा कहिए या तो पर्सनल फ़ायदा कहिए। द नोबल एक्सट्रैक्टेड फ्यूडल टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स। जो नोबल्स थे वो पीजेंट्स से फ्यूडल टैक्स कलेक्ट करते थे, उनसे जबरन वसूली करते थे। द लेटर वर ऑल्सो कंपेल्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द नोबलमैन by working in his field and houses. They also had to serve in the army. टैक्सेस तो लेते ही थे और बाद में क्या होता था ना कि वो नोबलमैन जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसको अपने घरों में नौकर के रूप में काम करवाते थे, अपने खेतों में काम करवाते थे, या तो उनको आर्मी में भेज दिया जाता था, आर्मी बहाली में भेज दिया जाता था। The church also collected religious taxes from the people known as tithes. चर्च भी उस समय टैक्स कलेक्ट करता था जिसको हम लोग टिथेस कहते हैं, और द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट नॉन एज टाइली। जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिनको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था उसको हम लोग टाइली कहते हैं। जो चर्च जो रिलीजियस टैक्स लेता था उसको हम लोग टिथेस कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चर्च जो रिलीजियस टैक्सेस लेता था उसको हम लोग टिथेस कहते हैं, और थर्ड स्टेट के लोगों को डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था उसको हम लोग टाइली कहते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देना पड़ता था लोगों को। तो इनडायरेक्ट टैक्स विद कंपोज ऑन टोबैको, साल्ट एंड मेनी अदर एवरीडे आइटम्स। दस द थर्ड स्टेट वाज सीथिंग विद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। कहने का मतलब एक तो डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था और इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे देना पड़ता था? कोई टोबैको खा रहा है तो उसको टोबैको में उसको इनडायरेक्ट रूप से, साल्ट जो दैनिक यूज का चीज़ है, डेली यूजेज का जो चीज़ है, डेली यूजेज में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो एवरीडे हम यूज करते हैं, अब उन सब चीज़ों में अगर हमको टैक्स देना पड़े तो हमारा टैक्स का बर्डन बहुत हाई हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और वो टैक्स के बोझ से दब जाते थे और उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आने लगता था, उनका मतलब आर्थिक जो अर्थव्यवस्था था उनका गिरने लगता था। तो ये भी एक कारण था उस समय के लोगों का नाराज होने का, ठीक है। तो हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी अनइक्वल? इस फिगर में आप देख सकते हैं, हम इस फिगर में देखेंगे, देखिए दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकेंड स्टेज एंड दिस इज थर्ड स्टेज। तो मोस्टली पीपल आर इन थर्ड स्टेज, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग थर्ड स्टेज से बिलोंग करते थे। सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में लेस लोग बिलोंग करते थे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज था इट कंसिस्टेड टू द रोमन कैथोलिक क्लर्जी, ठीक है, और सेकेंड स्टेज इट कंसिस्टेड ऑफ द नोबल्स अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 120% ऑफ द लैंड। ये सेकेंड स्टेज की बात है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग नोबल्स लोग जो जिसमें रहते थे। और थर्ड स्टेज में आपका बर्ग्वीजी, सिटी वर्कर्स एंड पीजेंट्स, ये सारे लोग इसमें थर्ड स्टेट्स में बिलोंग करते थे, ठीक है ना। दे हैड लिटिल राइट्स, थर्ड स्टेट वाले लोग के लिए लिटिल राइट्स था,
एंड पे हाफ ऑफ देयर इनकम इन टैक्स, आधा से ज्यादा अपने इनकम का उनको टैक्स में पे करना पड़ता था। ठीक है, सो बर्गुइजी वेल्दी मर्चेंट्स और स्किल वर्कर्स इस ग्रुप में आते हैं, बर्गुइजी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, सिटी वर्कर्स में आपका जो पुअरली पेड सर्वेंट्स लाइक जो खाना वाना बनाने का या तो नौकर चाकर के रूप में काम करते थे, ये आपका सिटी वर्कर्स में आते थे। जो बड़े घरानों में नौकर चाकर का काम करते थे, सर्वेंट्स का काम करते थे और जिनको बहुत कम पेमेंट मिलता था, ये आपका सिटी वर्कर्स में आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पीजन में मोस्टली पीपल्स आर बिलोंग टू पीजेंट्स, 80% ऑफ द पॉपुलेशन वेर फार्मर्स, मतलब 80% लोग फार्मर्स थे। ओके, सो इस तरह से हमारा उस समय का जो सोसाइटी था वो अनइक्वल था। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का? ये पहला रीजन तो देखिए कि सोसाइटी में हम लोग का अनइक्वलिटी था। इसमें क्लर्जीमैन, nobility and peasants and etc. The third states peoples were there and they were not treated equally to the all। ठीक है ना, जैसे कि अगर थर्ड स्टेट वाले को टैक्स पे करना पड़ रहा है तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले को नहीं करना पड़ रहा है। तो इस तरह से लोगों के बीच असमानता थी, लोगों के बीच में निराशाजनक स्थिति थी और लोगों का ये कहना था कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के जो लोग हैं वे भी समान रूप से टैक्स पे करें, क्योंकि समान रूप से या तो फैसिलिटीज तो वे ज़्यादा लेते थे। जो सरकारी फैसिलिटीज होती थी, सरकार की जो फैसिलिटीज होती थी या तो जो सोसाइटी में जो फैसिलिटी अवेल कराया जाता था वो सबसे ज़्यादा फैसिलिटी का उपभोग वो करते थे, लेकिन टैक्स पे करना पड़ता था गरीबों को। सो लेट अस गो थ्रू अबाउट द नेक्स्ट रीजन, द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। अब इसी बीच में एक मिडिल क्लास का उद्भव होता है, राइज होता है। ठीक है, there was the rise of emergence of the many social groups in France in the 18th century. There were traders, businessmen, lawyers and teachers. The traders and businessmen had acquired wealth through overseas trade। तो मिडिल मैन जो बीच के लोगों का उद्भव कैसे हुआ, ये कहने का मतलब फ्रांस में कुछ बहुत ऐसे लोग थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, टीचर्स थे, जो एजुकेटेड थे, जिनको कुछ ज्ञान था, कुछ सोसाइटी की समझदारी थी। ठीक है ना, वे जो अपना हक के लिए लड़ सकते थे, अपना हक बता सकते थे, जाहिर कर सकते थे, ऐसे कुछ लोग थे। ये मिडिल मैन के रूप में इनको जाना जाता है। और जो ट्रेडर्स थे और बिजनेसमैन थे वो ओवरसीज ट्रेड करके अपना इनकम लाते थे। नेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, lawyers and teachers were educated and believed that no group should be given special privileges merely on the basis of birth। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे और कुछ एजुकेटेड पीपल थे, इनका मानना था कि कोई किसी को भी जन्म के आधार पर उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मतलब हम राजा का बेटा हैं तो हम राजा नहीं बन सकते हैं। अगर हमारे में दक्षता है, क्वालिटी है तो हम राजा बन सकते हैं, अन्यथा हमको राजा की उपाधि नहीं देना चाहिए। ये इस ग्रुप के लोगों का मानना था। They believed that the members of the first two states should also pay taxes to the state। इनका मानना ये भी था कि जो टू स्टेट्स, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेट्स जो है, इसके लोगों को भी टैक्स पे करना चाहिए। ये मिडिल मैन लोगों का विचारधारा था। The middle class in France was inspired by the writing of social thinkers and philosophers। और ये लोग एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, इनको समझदारी था, तो ये पढ़ते लिखते थे। तो ये कुछ जो फिलोसोफर्स हैं, जो सोशल थिंकर्स हैं, उनके बारे में जानते थे, उनके विचारों को पढ़ते थे। जैसे दो फिलोसोफर्स का नाम बता रहे हैं आपको, जैसे जॉन लॉके एंड जीन जैकब रोusseau। ठीक है ना, ये दो सोशल थिंकर्स और फिलोसोफर्स थे। were two such thinkers who rejected the idea of the divine right of the king। और इनके विचार से, इनके विचारधारा के हिसाब से जो डिवाइन राइट होता है किंग का, मतलब राजा का बेटा राजा, इसके विरोध में इन लोगों ने लिखा था। Rousseau propounded that the government should be based on a social contract drawn between the people and the government। तो गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, जो लोगों के बीच से
बना हुआ होना चाहिए, लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक बहुत, सरकार और पीपल के बीच में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन का सिस्टम होना चाहिए। दिस आइडिया ऑफ फिलोसोफर, मतलब जो जॉन लॉके और रशेव जी का जो आइडिया था, ये आइडिया डिस्कशन में, मतलब चारों ओर डिस्कशन में फैलने लगा था, ठीक है ना, इन कॉफी शॉप, इन सैलून एंड स्प्रेड अमंग द कॉमन पीपल्स। सभी तरफ ये जो विचारधारा था, जो एजुकेटेड लोग थे, इनको पढ़ते थे, समझते थे और उन्हीं विचारों को शेयर करते थे जहाँ तहाँ, जिससे लोग मतलब उनके विचारों को समझना शुरू किए, उनका विचार फैलने लगा। Inspired by these ideas, people began to oppose the special privilege enjoyed by the members of the first state and second state. अब इनके विचार के हिसाब से फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का विरोध में लिखा हुआ है। इनका विचार जो था, फिलोसोफर्स का जो विचार था, वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के विरोध में था। तो ये इनका विचार लोगों में फैलने लगा, तो लोग जागरूक होने लगे और लोग भी इनका अपोज करने लगे। The educated youth in France were inspired by the rights of liberty and equality which were ensured in the American Revolution. जो एजुकेटेड वर्ग के लोग थे, एजुकेटेड जो यंग बेस का लोग थे, वो जो अमेरिका में जो रिवोल्यूशन हुआ था, वहाँ जो सिस्टम लागू किया था, उस सिस्टम से वो इंस्पायर थे और उसी सिस्टम को यहाँ पर फ्रांस में लागू करने की सोच रहे थे। When the people learned that the king was planning to further increase taxes, they rose in revolt. जब उन लोगों को पता चला कि यहाँ टैक्स बढ़ाने वाला है सरकार, तो उन लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया, मतलब आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। The revolt break. Now we will discuss about the revolt break. How revolt was break. So war has drained the French treasury. The state was under heavy debt and had to pay hefty interest to creditors. To improve the finances of the state, the king decided to increase the taxes levied on people. अब लोगों को पता चला कि सरकार टैक्स बढ़ाने वाली है, तो उन लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया, ठीक है ना। लेकिन रिवोल्ट जो वार हुआ था, सरकार, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो किंग थे, उनके पास उनकी ट्रेजरी में जो धन था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि वार में वो सब खत्म हो चुका था। अब उसको अपना ट्रेजरी भरना था, तो ट्रेजरी कहाँ से भरेगा, उनका फाइनेंस कहाँ से स्ट्रांग होगा। तो उन्होंने विचार किया, क्यों ना लोगों में इसका दबाव डाल दिया जाए, लोगों में इसका बोझ डाल दिया जाए, लोगों का टैक्स बढ़ा दिया जाए। When the king called the meeting, अब उनको टैक्स बढ़ाना है, तो अब तो उनको बिना अकेले तो ऐसे तो नहीं होगा, उसको मीटिंग रखना पड़ेगा, मीटिंग में पारित करना पड़ेगा। हालांकि उस समय मोनार्चिकल गवर्नमेंट था, उन्हीं का विचार चलता था, लेकिन उसको भी संसद में, सभा में रखना पड़ता था विचार को। When the king was called the meeting of an assembly of state general to pass proposals of new taxes, the members of third state walked out from the meeting demanding that every person in the assembly should have one vote, contrary to the existing practice of one state having one vote. अब किंग मीटिंग बुलाया तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने अपना विचार रखा मीटिंग में कि सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए वोटिंग का। उस समय का सिस्टम था कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, बस और कुछ गिने चुने लोग ही वोट कर सकते थे। थर्ड स्टेट के लोगों का वोट मान्य उतना नहीं था, उसमें से भी कुछ ही लोगों का वोट मान्य था, जो कि मेजोरिटी में नहीं आ पाता था। तो थर्ड स्टेट के लोगों का कहना था कि सारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और थर्ड स्टेट के लोग जो थे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सारे पीजेंट्स का, उन सारे एग्जीक्यूटिव्स का, उन सारे लोगों का, यूथ का, जो टैक्स के बोझ से दबे हुए थे। तो
ये अपना प्रपोजल को गवर्नमेंट के सामने रखा, लेकिन सरकार ने इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया, इसीलिए वे वहां से सभा से वॉकआउट कर गए। द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल, अब वहां से वो वॉकआउट कर गए, ठीक है ना। तो मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल्स इन द इंडोर टेनिस कोर्ट ऑन 20 जून 1789 determined to draft a constitution which would limit the power of the king. अब जब वहां उनका दाल नहीं गला तो उन्होंने क्या किया, अपना एक संसद बनाया टेम्पररी रूप से। तो टेनिस कोर्ट एक जगह है, वहां पर 20 जून 1789 की बात है, वहां पर वो जमा हुए सभी लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, और उसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे जो कि किंग के पावर को लिमिट में कर सकता था या किंग के पावर को दबा सकता था। ड्यूरिंग दिस टाइम, और उसी समय की बात है, एक तो उधर टैक्सेस बढ़ने वाली बात थी, दूसरा बात थर्ड स्टेट के लोगों को उनके विचारों का समर्थन नहीं किया जा रहा था सभा में। उसी समय उन लोगों ने अपना असेंबली तैयार किया, असेंबली का एक हेड बना और वो रेगुलेट करने लगे अपना असेंबली को, और वो असेंबली तब तक के लिए वैलिड था जब तक कि किंग अपने जो मोनार्चिकल गवर्नमेंट उनका जो तानाशाही था, जब तक वो अपना तानाशाही खत्म नहीं करते तब तक वो असेंबली जारी रहेगा। इस टाइप से असेंबली में प्रस्ताव रखा गया। तो उसी समय की बात है, prices of bread rose in the France and bakers began to hoard supplies. Agitated by the unavailability of bread, people including women stormed into shop. When the king ordered his troops to move into Paris, an agitated crowd stormed into the prison of Bastille and liberated its prisoners. टैक्सेस बढ़ गई थी, खाने पीने के लिए लोगों को लाले पड़ गए थे। ब्रेड जो खाने की वस्तुएं थी उनका प्राइस बढ़ गया था, लोगों का अवेलेबिलिटी लो हो गया था, लोग अवेलेबल नहीं कर पा रहे थे खाने, ब्रेड नहीं मिल पा रहा था उनको, लोग गुस्सा थे इस चीज़ पर। उसी गुस्सा के कारण उन लोगों ने क्या किया, बास्टाइल का जो प्रिजन है उस पर उन लोगों ने धावा बोल दिया और वहाँ पर तोड़ दिया, और वहाँ पर जितने प्रिजनर थे, वहाँ पर जितने कैदी थे, सबको वहाँ से निकाल दिया। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये बास्टाइल का पिक्चर है। यहाँ पर ये लोग हमला कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, और किस तरह से वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्रिजनर्स को वहाँ से निकाल रहे हैं। अगेन ये जो 20 जून की बात है, जो टेनिस कोर्ट में वो असेंबल हुए थे, ये पिक्चर उसी का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खड़ा है एक पीपल को देख रहे हैं आप, एक यहाँ पर लीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, बाकी लोग उनके समर्थन में, सभी कोई उनके समर्थन में हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वेयर डिटरमाइंड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड लिमिट द पावर ऑफ किंग, ठीक है ना। As the number of revolt began to grow, the French monarch recognized the French Assembly. His power could now be checked by the Constitution. जैसे जैसे रिवोल्ट ग्रो करने लगा, फ्रेंच का जो मोनार्च है वो फ्रेंच असेंबली के रूप में जाना जाने लगा। अब उसका जो पावर था वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किया जाने लगा, नोटिस किया जाने लगा। अब धीरे 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 क्या हुआ, फ्रांस एक मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, मोनार्च कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। द नेशनल असेंबली कंसिस्टिंग of the members of third state drafted the constitutions which limits the power of king, and the executives, legislative and judicial powers were assigned to different institutions. National Assembly consisting of members of third states, जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे
इन लोगों ने अपना एक असेंबली तैयार किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, जिसमें जो किंग है उसका पावर को लिमिट करने के लिए तैयार किया था। और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर है, ठीक है ना, ये जितना मतलब किंग का जो पावर था इसको कंट्रोल में करने के लिए ये असेंबली जो है उसको तैयार किया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। द नेशनल असेंबली हैड द पावर टू फ्रेम लॉज फॉर द कंट्री, और उस नेशनल असेंबली का पावर क्या था, फिर कंट्री के लिए लॉ बना सकता था। द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट। दिस बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट्स वाज इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स इलेक्टोरेट्स को इलेक्ट करते थे, चुनते थे, और वे नेशनल असेंबली में के मेंबर बनते थे, ठीक है ना। Who paid taxes to the government, who were termed active citizens, और जो गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते थे उनको एक्टिव सिटीजन्स के ग्रुप में रखा जाता था, और वे ही मेंबर्स बन सकते थे। अदर मेन एंड वोमेन, ऑल वोमेन हैड नो वोटिंग राइट्स, और जो टैक्स पे नहीं करते थे उसको वोटिंग राइट्स नहीं था। The Constitution of France guaranteed the right to life, freedom of speech, freedom of opinion and equality before law। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अब पहले से कुछ सुधार हुआ, लोगों को राइट्स मिलने लगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना विचार को व्यक्त कर सकता था, कुछ बोल सकता था, और कानून के नज़र में सब समान थे। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हुए। लेट अस सी अबाउट दिस पिक्चर। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, जो किस तरह से सरकार को कंट्रोल किया जाता था वो देख सकते हैं आप। एक्टिव सिटीजन्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट देने का राइट था, ठीक है ना। एक्टिव सिटीजन्स तो इलेक्टर्स चुनते थे, और वे नेशनल असेंबली को चुनते थे, ठीक है। और नेशनल असेंबली जो था वो किंग को कंट्रोल करता था, लेकिन वीटो पावर किसके पास था, किंग के पास था, ठीक है ना। और नेशनल असेंबली जो था वो मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करता था, लेकिन सब पावर तो किंग के पास ही था, लेकिन कंट्रोल नेशनल असेंबली के हाथ में था, ठीक है। Some political symbols of 18th century are there. Let us see about these all political symbols, ठीक है ना। These symbols to convey the content of the Declaration of Rights, ठीक है ना। उस समय सिर्फ सिंबल से ही लोग काम चलाते थे, कुछ दूसरा कुछ उपाय और था नहीं, ठीक है ना। This is you can see this is a broken chain, okay। This is a broken chain, you can see the broken chain stands for the act of becoming free, and this one you can see this is the bundle of rods, it shows the strength lies in unity, okay, मतलब एकता में बल है, इसको ये शो करता है। and this one is you can see this is triangle, within a triangle radiating lights are there. The all-seeing eye stands for knowledge, this indicates, and this one is script, symbol of royal power. This is, you can see, this is looking like snake and ring, okay, snake beating its tail from a ring, the symbol of eternity. This is a cap, this is a woman, okay. This is the symbol of slave upon becoming free, okay. It's like so many symbols are there, you can see. Now in France, abolition of monarch
वी कैन सी द एवोल्यूशन ऑफ मोनार्च, मतलब मोनार्च जो सिस्टम था वो किस तरह से वहाँ से ख़त्म हुआ, ठीक है ना। बिकॉज द पावर ऑफ किंग लुइस 16 की बात करते हैं, उसका पावर जब कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ही आस्क टू, जब वो क्या, ही आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम प्रूशियन एंड ऑस्ट्रियन। जब किंग लुइस 16 का पावर खत्म हो गया तो वो प्रूशियन और ऑस्ट्रियन का जो मोनार्ची गवर्नमेंट वहाँ पर था उन लोगों का सहारा लिया। लेकिन यहाँ फ्रांस में यहाँ के रिवोल्यूशनरीज जो थे बहुत बड़ा रूप ले लिया था, बहुत बड़ा आर्मी तैयार कर लिया था इन लोगों ने। तो इन लोगों ने उनके अगेंस्ट में वार डिक्लेयर कर दिया और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसके बाद द जैकोबिन क्लब इन फ्रांस was formed by the revolutionaries force of the country. It includes small shopkeepers, watchmakers, pastry cooks, printers, daily wages earners and servants। देखिए जैकोबिन क्लब्स, जैकोबिन क्लब्स क्या है, जैकोबिन क्लब्स उसमें तैयार किया गया था जिसमें कुछ एजुकेटेड लोग, कुछ समझदार लोग उस ग्रुप में थे, जो कि रिवोल्यूशन में जिनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है ना। और यहीं पर सभी चीज़ों की चर्चा होती थी, रिवोल्यूशन से रिगार्डिंग कुछ विवाद होता था तो यहीं पर उसका चर्चा होता था और लोग एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करते थे और स्प्लिट करते थे। दिस इज मैटर अबाउट 1792 व्हेन द सप्लाईज ऑफ ब्रेड रिड्यूस, ब्रेड का जो सप्लाई वो रिड्यूस हो गया। द जैकोबिन अलॉन्ग विद पीपल स्टॉर्म द टेरिटरीज places and imprisoned the royal families of France। जब 1792 की बात है, जब ब्रेड का प्राइस रिड्यूस हो गया तो जैकोबिन्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो धावा बोल दिए, जो बड़े घरानों में, जो अमीर घरानों के लोग थे वहाँ पर उन लोगों ने धावा बोल दिया और वहाँ से लूट मार करने लगा। This development led to the changes in the constitutions। और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस आया धीरे धीरे। जब रिवोल्ट में जब तरफदार आई तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजिंग आने लगा धीरे धीरे। इलेक्शंस वेर हेल्ड एंड एवरी वन मोर देन 21 years ऑफ एज वाज गिवन टू राइट टू वोट। जैसे जैसे सरकार को लगने लगे कि अब हमारी जनता हमारे हाथ में नहीं है, जनता हमारे बस में नहीं है, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था उनका, उसमें कुछ चेंजेस लाया। अब 20 years एज के जो थे लोग वो सभी वोट दे सकते थे। मोनार्ची वाज एबोलिश्ड एंड फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक। अब वहाँ से मोनार्चियल गवर्नमेंट जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और फ्रांस अब रिपब्लिक हो चुका था। King Louis XVI was executed publicly on 21st January 1793 on the charges of treason. His queen Maria Antoinette was also executed later। अब इसके बाद किंग लुई 16 को 21 जनवरी 1793 में देशद्रोह घोषित कर दिया गया। उसके बाद उसकी पत्नी मारिया एंटोनी को भी देशद्रोह घोषित करके उनको सजा पारित कर दिया गया उनके लिए। तो रेन ऑफ टेरर एक समय था, आपका बता दे रहे हैं 1793 से 1794 के बीच का जो समय था वो रेन ऑफ टेरर था। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर। रॉबेस्पियर हेड ऑफ द जैकोबिन क्लब, तो उसमें जो जैकोबिन क्लब था ना उसका जो हेड था कौन, रॉबेस्पियर। फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उसका रॉबेस्पियर का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, ठीक है ना। वो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा देता था, लोगों को पनिश करता था। क्लेजीमेन, नोबल्स एंड पीपल्स हु वर कंसिडर्ड एनिमीज टू द रिपब्लिक वर guillotined। He even ordered the killing of his own party members who did not agree to his methods and ways।
क्लेजीमेंस, नोबल्स और कुछ लोग जो उनके विचारों से सहमत नहीं होते थे, उनको देशद्रोह घोषित कर दिया जाता था, उनको दोषी घोषित कर दिया जाता था और उनको सजा दिया जाता था। वे लोगों को सजा दिया जाता था जो उनके विचारों से, उनके मेथड्स, उनका जो बनाया हुआ कानून से सहमत नहीं होते थे। इवन कि वे उनके पार्टी के मेंबर भी होते थे तो उनको मार दिया जाता था। इतना ज़्यादा उनका शासन कड़ा था। इसीलिए उसके शासन, रॉबेस्पियर के शासन को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, मतलब दहशत का समय। Robespierre government put a definite limit on the wages and the price of essential goods. Meat and bread were rationed. Peasants were also forced to sell grains at a price fixed by the government. Churches were closed. So Robespierre government definite limit on wages and the prices of essential goods. उस समय रॉबेस्पियर का गवर्नमेंट में उसका जो प्राइसेस था गुड्स का, उसको लिमिट कर दिया गया था। रॉबेस्पियर के शासनकाल में मीट और ब्रेड लोगों को दिया जाता था, लेकिन उस समय के पीजेंट्स का स्थिति उतना खास नहीं था, क्योंकि पीजेंट्स को ज़बरदस्ती उतने ही प्राइस में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था जितना कि गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है। गवर्नमेंट का जितना आदेश होता था उतने ही प्राइस में वो सेल कर सकते थे, उससे ना ज़्यादा कर सकते थे, कम कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते थे उससे दामों से। और रॉबेस्पियर के समय में चर्च को बंद कर दिया गया था। ये पिक्चर आप देख रहे हैं रॉबेस्पियर जी का है, ठीक है। रॉबेस्पियर फॉलोड हिज पॉलिसी सो स्ट्रिक्टली दैट इवन हिज सपोर्टर्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम। अब बताइए, उनका पॉलिसी इतना स्ट्रिक्ट था, इतना पनिशेबल था कि उनका जो सपोर्टर्स थे वही उनके अगेंस्ट में हो गए। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड वाज गिल्टिन। अब अंत में क्या हुआ? 1794 में इतना ज्यादा दहशत पैदा किया कि लोग उनसे नाराज हो गए, उन्हीं को कोर्ट में उनको दोषी ठहरा दिए। After the fall, the Jacobin government, the wealthier middle class took the power into their own hand. Jacobin government के मतलब after the fall, the Jacobin government के fall के बाद, ठीक है ना, जो wealthier middle class के जो लोग थे, जो wealthier थे, वो पावर को अपने हाथों में ले लिए। अब they introduced a constitution which did not give voting rights to the non-propertied. अब वे जब गवर्नमेंट अपने हाथ में लिए, उन्होंने एक सिस्टम और पारित कर दिया कि जो नॉन प्रॉपर्टाइड हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से हम देख सकते हैं रॉबेस्पियर का ये रेन ऑफ टेरर जिसको हम कहते हैं, कहा जाता है 1793 टू 1794 के बीच की बात है, ठीक है। इस समय आप देख सकते हैं, इसका शासनकाल आप देख ही रहे हैं, ठीक है। एनिमीज, एक्स क्लर्जी एंड नोबल्स, उसके जो एनिमी थे वो एक्स क्लर्जी मैन जो थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो उनके खास दुश्मन थे। द गिल्टी वेर गिलिटोन्ड, जो दोषी होते थे उनको सजा दिया जाता था। इश्यूड लॉ रिलेटेड टू द वेजेस एंड प्राइसेस, और जो मतलब वज़न होता था और जो प्राइस होता था उस पर नया एक कानून पारित कर दिया गया था, नया सिस्टम पारित कर दिया गया था। इसके शासनकाल में देखिए, मीट एंड ब्रेड वेर राशन, नेक्स्ट ग्रेन्स वेर टू सोल्ड एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट तैयार करता था उसी प्राइस पर बेचना पड़ता था उनको।
लड़कियों को स्कूल जाना या पढ़ना कंपलसरी हो गया था, और कोई भी पिता अपनी पुत्री के आदेश के बिना या उसकी इच्छा के बिना उसका शादी नहीं करवा सकता था। डिवोर्स ले सकता था। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड वुमेन बिगेन टू बी ट्रेन फॉर वेरियस जॉब, और वुमेन्स को बहुत सारे जॉब्स के लिए तैयार किए जाते थे, ट्रेन किया जाता था उनको। इस तरह से धीरे धीरे करके वुमेन्स की स्थिति में भी सुधार आने लगा था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, रॉबेस्पियर के समय की बात है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर मेनी लॉज वर इश्यूड व्हिच ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ वुमेन्स क्लब। रेन ऑफ टेरर के समय में जो वुमेन्स क्लब था उसको बंद कर दिया गया था, और बहुत सारे वुमेन्स को सजा दिया गया था, दोषी ठहराया गया था। वुमेन्स स्ट्रगल टू डिमांड इक्वल वोटिंग राइट, उनका डिमांड क्या था, हम लोग का वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लेकिन वो अपना, हालांकि उनके क्लब्स को बंद कर दिया गया, फिर भी वो अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे। द फ्रेंच वुमेन वे आर फाइनली ग्रांटेड वोटिंग राइट्स इन 1946, और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे। आखिरकार 1946 में उनका अपना अधिकार मिल गया वुमेन्स को। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है फेमस लेडी ओलम्पिडी Gauzes. So, Olympide Gauzes was politically active in revolutionary France. She protested against the Constitution and the Declaration of Right of Men and Citizens because they did not even basic political right to women. Thus, in 1791, she wrote a Declaration of the Right of Women. In 1793, Olympide Gauzes criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club. She was later charged with treason and executed. ये Olympide Gauzes ने अपने अधिकारों के लिए लिखा, अपने अधिकारों के लिए जो पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए इसके बारे में उन्होंने लिखा, उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया, और जो जैकोबिन्स गवर्नमेंट ने जो वुमेन्स क्लब को बंद कर दिया था उसके लिए उन्होंने कड़ी आलोचना की थी। इसके लिए उनको मतलब देशद्रोह घोषित कर दिया गया था और उनको सजा भी हुई थी। अब इसी तरह से जिस जो रिवोल्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ते गया, कुछ सुधार अमेंडमेंट्स होते गए कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी तरह से जो एवोल्यूशन स्लेवरी जो था, दास प्रथा जो था, उसका अंत होता गया। One of the important reforms of the Jacobin Club was abolition of slavery in French colonies. फ्रेंच कॉलोनीज़ में जो बड़े घराने के लोग होते थे उसमें गरीब लोग काम करते थे, दास के रूप में काम करते, बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। ये धीरे धीरे ये सिस्टम आपका जैकोबिन्स क्लब के समय ही ये ठीक हो गया था। Slaves were brought from Africa by the Europeans and were then sold to the plantation owners. ये जो स्लेव्स होते थे इनको अफ्रीका से लाया जाता था, और जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे, प्लांटेशन के जो ओनर्स होते थे, जहाँ प्लांटेशन करवाया जाता था वहाँ पर इन लोगों को बेच दिया जाता था। बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव इन द कॉलोनी, the growing demand for sugar, coffees and indigo by the European markets were met. अब इन्हीं स्लेव्स के कारण जो डिमांड था मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में जो डिमांड था, शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो, ये वगैरह वगैरह ये सब जो वस्तुएं हैं, ये डिमांड को पूरा किया जाता है इन्हीं स्लेव्स के द्वारा। The system of slavery was hardly criticized in France, और इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा आलोचना किया गया। This was because slaves were important in the plantations. After being banned by the Jacobin, slavery was again reintroduced by Napoleon Bonaparte. Jacobins ने स्लेवरी सिस्टम को बंद कर दिया था, ठीक है ना। बहुत बड़ा रिफॉर्म्स था ये जैकोबिन्स क्लब के लिए, जो स्लेवरी सिस्टम को हटा दिया था।
लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के समय फिर से ये स्लेवरी सिस्टम शुरू हो गया। So dear students, now we will discuss about the impact of French Revolution। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। फर्स्ट इम्पैक्ट वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच। प्रेस का फ्रीडम हुआ, स्पीच फ्रीडम हुआ। नेक्स्ट, established the ideals of democracy, liberty, equality and justice। next thing was censorship was abolished। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग हैं जो रिवोल्यूशन के दौरान, और या कहेंगे तो हम जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो ग्रेट इम्पैक्ट कहेंगे वो ये 3 बातें हैं। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते थे और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव्स जो होते थे आपस में उनका तालमेल नहीं होता था, तो ये किसकी ओर ले गया? मिलिट्री डिक्टेटरशिप की ओर ले गया, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में था। कहने का मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के समय में मिलिट्री डिक्टेटरशिप था अभी तक, है कि नहीं? He along with his troops carried on the idea of the French Revolution in Europe। He introduced laws such as protection the private properties and the uniform system of weight and measurement। नेपोलियन बोनापार्ट अपने मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए एक नया आइडिया लाया। उन्होंने अपना जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए कानून बनाया, और वजन और मेजरमेंट के लिए, जो वेट एंड मेजरमेंट के लिए एक नया सिस्टम हम लोगों उन्होंने चालू किया। Many of his measures that carried the revolutionaries idea of liberty and modern laws to other part of the Europe had an impact on peoples long after Napoleon had left। नेपोलियन के बाद भी लोगों के बीच में ये रिवोल्यूशनरी आइडिया जो है वो लिबर्टी का और नए कानून का जो आइडिया था वो बाद तक भी लोगों के बीच में चलता रहा। However, he also placed his successor on the throne of the country which he invaded। He thus came to be regarded as an invader। The idea of liberty, equality and democratic rights were the greatest gift of the French Revolution to the world। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन था, सबसे महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशन था, और इसी में लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स का जो आइडिया था वो लोगों तक पहुंच पाया और लोगों तक ये स्प्रेड हो पाया इसका आइडिया। और अब बात करते हैं हम इंडिया की। इन इंडिया, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय keenly observed the French Revolution and exalted the idea of French Revolution। ये राजा राम मोहन राय जी जो थे और टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया लिए थे, और इन्हीं के आइडिया से प्रेरित होकर ये समाज सुधार के लिए अपना आगे बढ़े थे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से वी हैव फिनिश्ड टुडे अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आई होप सो आपने अच्छी तरह से समझा होगा। हम इस आज के टॉपिक में फ्रांस में किस तरह से जो रिवॉल्यूशन हुआ वो किस तरह से हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई फ्रांस में, आज हम चर्चा की हमारे वीडियो में। फ्रांस में किस तरह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, इन सारे चीज़ों का हम आज इस वीडियो में चर्चा किए। मुझे उम्मीद है आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और
डियर फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे वो आप तक लगातार पहुंचता रहे और आप इसका फ़ायदा लेते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।